हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो लास्ट वीडियो में हम एनएलपी के बारे में जान चुके हैं, उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्री प्रोसेसिंग फॉर एनएलपी, कि हम कैसे अपने एनएलपी जो हमारी लैंग्वेज है उसको कैसे प्री प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो पता ही है कि जो एनएलपी होती है वो हमारी किससे रिलेटेड होती है, ह्यूमन लैंग्वेज से, जिसको हम थ्रू मशीन जो है वो प्रोसेस कराना चाह रहे हैं। तो एनएलपी हमारी क्या होती है, टेक्सचुअल डेटा से जनरली कंप्राइज करती है। अब ये जो टेक्सचुअल डेटा है, अगर हम इसको मशीन को फीड करना चाह रहे हैं तो हम इसको एज इट इज टेक्सचुअल डेटा तो नहीं दे सकते, क्योंकि हम जानते हैं मशीन वर्क्स वेल विद नंबर्स, न्यूमेरिकल डेटा। तो हमें कुछ ऐसे प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स करने पड़ते हैं, कुछ डेटा क्लीनिंग वाले स्टेप्स करने पड़ते हैं, ताकि वो मशीन रीडेबल बन जाए और ताकि हम उस पर एनालिसिस जो है वो अच्छे से कर पाए। क्योंकि हम डायरेक्ट जो है ये अपने टेक्सचुअल डेटा फीड नहीं कर सकते, ये तो हमने पता है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज हम ये बात कर चुके हैं। तो इसको स्ट्रक्चर में लाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स करने पड़ते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा लोअर केस। जो हमारा पूरा डेटा है वो एक समान दिखना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए। अगर कुछ कैपिटल में होगा या फिर कुछ लोअर केस में होगा तो मशीन जो है वो उसको गलत इंटरप्रेट कर सकती है, उसको लगेगा जो कैपिटल है उसका ज्यादा सिग्निफिकेंस है एज कम्पेयर टू जो स्मॉल लेटर्स में है। तो इसलिए हम अपने डेटा को यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उसको लोअर केस में करते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हम करते हैं टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन में हम क्या करते हैं, अपने डेटा को टोकन्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस है, आई एट एन एप्पल। तो ये जो है ये मेरा पूरा सेंटेंस है पूरा इसमें, और इसमें एक ही हमारा जो है आइटम है, एक ही ऑब्जेक्ट है, देख सकते हैं आई ईट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल। बट जब मैं इस पर टोकनाइजेशन अप्लाई करूंगी ना तो इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, उसमें 1 2 3 एंड 4, तो इसमें 4 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो ये 1 2 3 4, तो ये टोकन्स में बढ़ जाएगा। ये हमारा वर्ड टोकनाइजेशन है कि हमने वर्ड्स में बांट दिया। अब कंसिडर कीजिए अगर हमारे पास पूरा कोई पैराग्राफ होता, ठीक है, और मैं अब इसको सेंटेंस के टोकन्स में बांटना चाहती, तो फिर ये जो एक एक सेंटेंस है ना वो हमारा एक एक टोकन बन जाता, एक एक ऑब्जेक्ट बन जाता। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे थ्रू कोडिंग, हम अपना कोडिंग में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हम बस एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये सारे स्टेप्स होते क्या हैं, कि हमें कुछ ब्रीफ आइडिया हो कि टोकनाइजेशन में होता क्या है। हम इसको पूरा कोड में देखेंगे कि कैसे ये बन के आ रहा है, पूरा हमारा डेटा कैसे टोकन्स में बट के भी आ रहा है। तो ये सब हम देखेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। फिर रिमूव पंक्चुएशंस। अब जो मशीन है उसके लिए पंक्चुएशंस, यूआरएल्स, ये सब किसी काम के नहीं होते, तो इनको भी रिमूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये होता है हमारा थर्ड स्टेप। फिर फोर्थ स्टेप है हमारा रिमूव स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स होते क्या है, तो स्टॉप वर्ड्स बहुत ही सिंपल चीज है समझने के लिए। अब देखिए, जैसे कि यही हमारा सेंटेंस था, आई एट एन एप्पल। इससे हम क्या कॉन्टेक्स्ट निकाल पा रहे हैं कि मैंने एप्पल खाया। तो इसमें देखा जाए ना तो दो ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एट, एप्पल। ठीक है, ये आई एंड ये जो है ना, ये वाले जो हमारे वर्ड्स होते हैं जो कि अननेसेसरी होते हैं, इतना सिग्निफिकेंस नहीं ऐड कर रहे होते। ठीक है, मतलब एप्पल खाया गया, यही कॉन्टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास। ये आई एंड ये सब हमारे क्या होते हैं, स्टॉप वर्ड्स होते हैं, इज, एम, आर। ये जो सिग्निफिकेंस नहीं ऐड कर रहे हैं या कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहे हैं हमारे मीनिंग को, इनको हम बोलते हैं स्टॉप वर्ड्स। तो स्टॉप वर्ड्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमारी प्रोसेसिंग जो है डेटा की वो बेटर हो जाती है, कि हमारे पास कुछ लिमिटेड डेटा हो जाता है तो हम उसमें अच्छे से एनालिसिस और प्रोडिक्शंस कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेमिंग। अब स्टेमिंग में क्या होता है, हमारी मशीन को पता होना चाहिए कि जैसे कि हम कोई वर्ड्स लिखते हैं, जैसे ट्यूनिंग, ट्यून्ड, ट्यून। तो ये जो तीन वर्ड्स है ना इनका एक ही स्टेम है हमारा। ये किस चीज की स्टेम है, ये इसी वर्ड के स्टेम है, या फिर ट्यूनिंग, ट्यून, ये सारे हमारे ट्यून वर्ड से ही तो निकल के आ रहे हैं। तो जो ये आई एन जी है, ई डी है और सिंपल ट्यून है वो तो इसी से लिंक्ड है। तो ये जो सारे वर्ड्स है ना हमारे, हमारा मशीन जो है वो इसको एक ही वर्ड को एज वन वर्ड ही इंटरप्रेट करे। वो ट्यूनिंग का अलग सिग्निफिकेंस न ले, ट्यून का अलग सिग्निफिकेंस न ले। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें स्टेमिंग करते हैं कि हम इसका रूट वर्ड लिख देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, इसकी स्टेम्स है। ये है हमारा रूट वर्ड, और हमने इसकी जो ये स्टेम्स निकाल रखी है, हम स्टेम्स को कट करके इसको रूट वर्ड में कन्वर्ट करते हैं अपने एनएलपी के लिए। तो ये वाली प्रोसेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी जो मशीन है वो अलग अलग सिग्निफिकेंस ना निकालने लग जाए इन तीनों वर्ड्स का। उसको पता होना चाहिए कि यही एक रूट वर्ड है, ये ही इससे हम कॉन्टेक्स्ट निकालना चाह रहे हैं ट्यून से।
नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा लेमेटाइजेशन। तो लेमेटाइजेशन में क्या होता है, हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमने स्टेमिंग तो लगा दी, लेकिन स्टेमिंग लगाने के बाद ना वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ही आपने देखा था कि यूनिवर्सिटी एक एग्जाम्पल लिया गया था, एक बार फिर से उसको कंसिडर करते हैं। यूनिवर्सिटी, जब हमने इसको स्टेमिंग लगाएंगे ना इस पे, तो ये यूनिवर्स बन जाएगा शायद, जिससे हमारा जो मीनिंग है ना वो बिल्कुल ही बदल जाएगा, हमारा मीनिंग बदल जाएगा। तो लेमेटाइजेशन क्या होता है, वो एक डिक्शनरी से ही रेफर करता है, डिक्शनरी से रेफर करके जो है यहाँ पे वर्ड्स को कट करते हैं, फिर उनके रूट वर्ड्स लिखते हैं, ताकि ऐसा कोई वर्ड ना हो जाए जिसका कोई मीनिंग ही चेंज हो जाए या मीनिंगलेस हो जाए। तो ऐसे चीजों को अवॉइड करने के लिए हम लेमेटाइजेशन लगाते हैं। स्टेमिंग के बाद हम जनरली लेमेटाइजेशन लगाते हैं, ताकि कोई वर्ड जो अपना मीनिंग खो चुके वो अपना मीनिंग वापस गेन कर सके। नेक्स्ट है हमारा नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। तो नेम एंटिटी रिकॉग्निशन क्या होता है हमारा, वो सिंपल है, इससे हम नाम से ही मतलब निकाल सकते हैं। एंटिटी रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब पहचान लेना, एंटिटी यानी वो कैसी एंटिटी है, ठीक है, वो एंटिटी को पहचान लेते हैं, यानी जो हमारा कोई सेंटेंस का वर्ड है या कोई पार्ट है उसको वो पहचान लेता है कि वो किस टाइप का चीज है। जैसे कि नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, जैसे कि आई एम। तो नेम एंटिटी रिकॉग्निशन क्या होगा कि ये जो है हमारी एंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये नेम है, लोकेशन है, एनिमल है। तो ये जो होती है बहुत ही हमारी हायर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होती है, इसके बारे में अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। जैसे कि प्रिया इज गोइंग टू पेरिस, तो इसमें जो है ये हमें आइडेंटिफाई करके दे देगा कि कौन सी चीज क्या है। जैसे कि प्रिया जो है वो नेम है, यहाँ पे उसने आइडेंटिफाई कर दी कि प्रिया एक इंसान का नाम है। पेरिस क्या है हमारे यहाँ पे, प्लेस है। तो इस टाइप की चीजें जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और अगर इसी सेंटेंस को मैं आगे बढ़ा दूं, प्रिया इज गोइंग टू पेरिस विद हर डॉग, वो अपने डॉग को भी लेके जाएगी पेरिस में साथ में। तो डॉग को भी वो आइडेंटिफाई करके बता देगा कि ये एनिमल है। तो इस टाइप की जो वो एंटिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, प्रिया को उसने नेम बता दिया, पेरिस को उसने प्लेस बता दिया, डॉग को उसने एनिमल बता दिया, इसी को बोलते हैं हम नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, कि वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग में हम क्या करते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा हो आपको याद होगा क्या होता है, एडवर्ब्स, वर्ब्स, डिटरमाइनर्स, नाउन, प्रोनाउन, ये सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। तो वो क्या करता है हमारा एनएलपी का ये वाला प्रोसेसिंग वाला पार्ट, कि ये जो है ना हमारे सेंटेंस में बता देता है कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच लगे हुए हैं। जैसे कि प्रिया जो होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे नाउन होगा, ठीक है, ये हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच है। इस क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। गोइंग क्या होगा, हमारा वर्ब होगा, ठीक है, इसको जरा डिफरेंट पेन से लिख लेते हैं। ये क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। पेरिस क्या होगा, ये भी हमारा नाउन होगा, ठीक है, डॉग भी नाउन होगा, हर जो होगा वो प्रोनाउन होगा। तो इस टाइप की जो चीजें होती है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो है ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग का काम होता है। तो अभी तक हमने देख लिया कि ये हमारे कुछ 8 स्टेप्स हैं या कुछ 8 प्रोसेसिंग है जो हमें निकाल लगानी पड़ती है प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स में एनएलपी के लिए। अब हम इसको थ्रू अ कोड इंप्लीमेंट होते हुए देखेंगे। एक एग्जांपल लेंगे हम, कैगल से ही मैंने लिया मूवी रिव्यूज का सेंटिमेंटल एनालिसिस है, पर अभी हम उसका कोड इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये जो 8 स्टेप्स हैं इनमें से नेम एंटिटी रिकॉग्निशन को नहीं लेंगे अभी हम, क्योंकि ये हायर लेवल ऑफ प्री प्रोसेसिंग है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे जो ये लोअर केस और ये सारे स्टेप्स है इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे जो है ये हमारी प्रोसेसिंग को, जब हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट कैसे कैसे इंप्रूव हो रहा है, कैसे कैसे ज्यादा मशीन रीडेबल बन रहा है। तो आइए चलते हैं अपने कोड की तरफ गूगल कोलैब में। तो ये हमारा एक डेटा सेट है, मैं आपको बता दूं मैंने कैगल से लिए सेंटिमेंटल एनालिसिस और मूवी रिव्यू। ये मैंने डेटा सेट लिए रॉटन टोमेटोज डेटा सेट। तो इसमें सेंटिमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं हम बेसिकली, और देख रहे हैं कि सेंटिमेंट्स कैसे। तो इसमें अभी हम कुछ एनालिसिस नहीं करेंगे, हम अपना कोई प्रिडिक्शंस नहीं करेंगे, इसमें हम सिंपली प्री प्रोसेसिंग वाले स्टेप्स देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो बहुत ही बेसिक है, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी और नमपाई को इम्पोर्ट किया। फिर हमने डेटा फ्रेम को रीड किए pd.read.csv, और यहाँ पे मैंने अपनी फाइल डाली हुई है लोकली। ये आपकी चॉइस है, आप इसको लोकली भी डाल सकते हैं, अपनी ड्राइव भी माउंट कर सकते हैं या फिर लिंक भी डाल सकते हैं।
ठीक है। और डीलिमिटर मैंने यहाँ पे स्लैश टी लगाया क्योंकि ये मेरी जो है ना ये CSV फाइल नहीं, ये मेरी TSV फाइल है, यानी टैब सेपरेटेड वर्जन। तो ये CSV ना होगी TSV है, तो इसलिए डीलिमिटर मुझे स्लैश टी लगाना पड़ा। फिर हमने एक इन्फॉर्मेशन ली कि क्या क्या इसमें रोज और कॉलम्स है हमारे, और कितनी नॉन नल वैल्यूज है। तो हमें पता लग रहा है int 64 जो है हमारा फर्स्ट है, फ्रेज आईडी, सेंटेंस आईडी, फ्रेज, एंड देन वो हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमारा पूरा टेक्स्ट वाला आता है जिसपे हम प्रोसेसिंग लगाने वाले। और फिर हमारी सेंटिमेंट्स की रेटिंग है कि कैसा ये सेंटिमेंट है। फर्स्ट 1 सेंटिमेंट इज लाइक कि उस बंदे को मूवी बहुत ही अच्छी लगी, 2 इज लाइक मीडियम, ऐसे 3 ऐसे हमारे पास सेंटिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर हमने df.head देखा और हमने शुरू के 5 जो है वो डेटा सेट को एक बार व्यू कर ली कि कैसा हमारा डेटा सेट दिख रहा है। तो जैसे कि फ्रेज आईडी है, सेंटेंस आईडी है, फ्रेज और सेंटिमेंट है। फिर हमने सेंटिमेंट्स की वैल्यू काउंट निकाला, मैंने निकाला कि कितने टाइप के सेंटिमेंट्स है एक्चुअली में। तो 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 5 हमारी रेटिंग हो सकती है, 0 की, 1 की, 2 की, 3 की और 4 की। ठीक है, फिर हमने ये फ्रेज आईडी और सेंटेंस आईडी को ड्रॉप कर दिया क्योंकि हमें इसका कुछ यूजेज नहीं था, हमें NLP करनी है, हमें अपने ये इसी टेक्सचुअल डेटा में ही प्रोसेसिंग करनी है, तो हम उसी को अपने डेटा में रखेंगे अभी और बाकी को निग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको ड्रॉप करने के बाद फ्रेज आईडी, सेंटेंस आईडी और एक्सेस मैंने 1 दिया। 1 का मतलब क्या है कि मुझे कॉलम्स ड्रॉप करने, मुझे रोज नहीं ड्रॉप करनी। ठीक है, तो ऐसे ये मेरा ड्रॉप हो गया। उसके बाद मैंने df.head किया। df.head करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, df.head करने पे हमारे पास ये फ्रेज और सेंटिमेंट आ जाएंगे क्योंकि अब मैं ड्रॉप कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक बार टाइप देख लिया क्योंकि मैं यहाँ पे लोअर केस वाला जो है अपना फर्स्ट स्टेप लगाने वाली हूँ, तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि जो मेरा फ्रेज है, यानी कि ये जो मेरा फ्रेज है, फ्रेज वाला कॉलम मैंने DF से रेफर किया, और जीरोथ यानी 0th रो ये मैंने रेफर किया और मैंने इसका टाइप निकाला। तो टाइप मैंने देखा str है, और हमने ऊपर भी देखा था कि ऑब्जेक्ट है, तो मतलब इस पे अब हम अपना लोअर केस लगा सकते हैं, लोअर केस वाला फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हम ये सब कैसे कर रहे हैं। अपने फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं, कन्वर्टिंग टू लोअर केस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हो क्या रहा है, ये हमारा कोड क्या दिखाना चाह रहा है, उसके बाद हम रिजल्ट की तरफ देखेंगे कि क्या हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिर्फ कोड की तरफ फोकस करेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए कि सब कैसे हो रहा है, हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टेप 1 करने वाले कन्वर्टिंग टू लोअर केस। तो सबसे पहले हमने एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करी x, ठीक है, जिसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है। फिर हमने एक लूप लगाया फॉर i इन रेंज 156060। ये मैंने कहाँ से वैल्यूज ली है, ये अगर आपने देखा हो तो ये जो था मेरा टोटल वैल्यूज थी मेरी, यहाँ पे मेरी टोटल एंट्रीज यानी टोटल रोज कितनी है मेरी 15060 है। ठीक है, हम लेंथ वाला भी फंक्शन लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसे लगाया, नो वरीज। ठीक है, तो इतने टाइम्स ये लूप चलने वाली है, और आई जो है वो यहाँ पे इसको रेफर करेगा। मतलब आई मेरा कैसे रेंज होने वाला है, आई मेरा 0 से लेकर 156059 तक जाएगा। ठीक है, जैसे ही 60 आएगा तो क्विट कर जाएगा। अब ये आता है मेरा फ्रेज इज इक्वल टू DF फ्रेज आई। ठीक है, अब हमने देखा ही है यहाँ पे, एक बार अपने डेटा सेट को भी जरा व्यू कर लेते हैं। ये हमारा जो डेटा सेट है यहाँ पे वो कैसे जा रहा है, यहाँ पे फ्रेज है और यहाँ पे 156059 तक वैल्यूज जा रही है, यानी 60 तक वैल्यूज जा रही है, 0 से 156059 तक हमारी वैल्यूज जा रही है। तो यहाँ पे हमने यही रेफर किया है कि DF फ्रेज, फ्रेज वाला कॉलम, और ith रोज, हम फ्रेज वाले कॉलम की ये सारी रोज उठाते रहेंगे 1 बाय 1, उनकी फ्रेजेस को हम इसमें डालते रहेंगे। ठीक है, फ्रेज को हम लोअर करके डालने वाले हैं, कैसे करके डालने वाले हैं, लोअर करेंगे। तो एक एक फ्रेज, हर एक फ्रेज वाले कॉलम से हम ith फ्रेज को रेफर करेंगे, उसे लोअर करेंगे, उसको फ्रेज में सेव करेंगे और x में अपेंड कर देंगे। तो अगर हम एक इसकी आइटरेशन देखें तो ये कैसे हो जाएगा कि जब मैं इस पे, जब मेरा 0th आई की वैल्यू, जब मेरी 0 है, जब मेरा आई की वैल्यू 0 है, तो मैं इसको रेफर करूंगी। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं पूरे को लोअर में चेंज करूंगी, डॉट लोअर फंक्शन लगा के, और तभी उसको x में भी अपेंड कर दूंगी। तो ये 0th वाली जो मेरी वैल्यू है
वो आ जाएगी। ये वाला जो है मेरा पूरा फ्रेज लोअर फॉर्म में होकर आ जाएगा और मेरा आई इंक्रीमेंट होगा और फिर वो फर्स्ट वाली वैल्यू को रेफर करेगा और उसको भी लोअर में करेगा। तो इस हिसाब से मेरे पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगी एक्स नाम की, जिसमें मेरे 1560 ऑब्जेक्ट्स होंगी, ठीक है, जो कि लोअर फॉर्म में होंगी, लोअर केस वाली फॉर्म में होंगी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो पूरा हो गया, वो होता है कन्वर्टिंग टू लोअर केस। अब जरा नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, टोकनाइजेशन करते हैं। तो टोकनाइजेशन का मतलब तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। तो एक बार हम जरा लोअर वाले को चला के भी देख लेते हैं कि कैसा हमारा जो है लूप चल के आ रहा है। तो ये हमारा जब चल के आया तो ये सीरीज और ऑफ एस्केपेड्स, ये सारा हमारा किस में हो गया, ये अब हमारा लोअर केस में आ गया। सीरीज ऑफ एस्केपेड्स डेमोन्स्ट्रेटिंग द अडेज दैट व्हाट इज गुड फॉर गूज। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा पहले कैसे था, इसको जरा एक बार देख कर आते हैं। तो ये हमारा सीरीज जो था, ए जो था कैपिटल में था, अब ये लोअर में हो चुका है। तो ये हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया और मैंने ये जो 4 डाला तो मुझे कि सिर्फ फर्स्ट 4 वैल्यूज दिखाएगा, यानी कि फर्स्ट 4 फ्रेजेस ही दिखाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा टोकनाइजेशन। तो चलिए आइए टोकनाइजेशन पे चलते हैं। टोकनाइजेशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले एनएलटीके जो हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, नेचुरल लाइब्रेरी टूल किट, ठीक है, उसमें से हम टोकनाइज को इंपोर्ट करेंगे। अब ये जो नेचुरल लाइब्रेरी हमारी टूल किट है, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जितने भी हमें फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जो मैंने आपको इतनी लंबी लिस्ट दी है, वो हम एक एक करके खुद से थोड़ी करेंगे। इसमें प्री डिफाइंड हमारी लाइब्रेरीज होती है नेचुरल लाइब्रेरी टूल किट में, जिसमें से हम जो है अपना इंपोर्ट करते हैं और यही सारी हम फंक्शनैलिटीज इसमें लगा सकते हैं बहुत इजीली। तो इसमें कोई बहुत मेहनत नहीं है, आप सिंपली इंपोर्ट कीजिए और अपने डेटा पे लगाइए। तो अब हमें क्या करना है, एनएलटीके डॉट टोकनाइज। तो एनएलटीके से हम डॉट टोकनाइज से इम्पोर्ट वर्ड टोकनाइज जो है वो इम्पोर्ट करें। अब हमने बात करी थी कि एक सेंटेंस टोकनाइजर भी होता है। अगर हम सेंटेंस में टोकनाइज करना चाह रहे थे तो हम कॉमा के साथ सेंटेंस टोकनाइज भी लिख देते तो हमारे पास आ जाता। हम सिंपली इसके साथ सेंटेंस टोकनाइज भी लिख देते तो हमारे पास आ जाता। सेंट होता है, सेंट टोकनाइज, ये हमारा फंक्शन होता है सेंटेंस में टोकनाइज करने का लाइब्रेरी। उसके बाद हमने एक चीज यहाँ पे लिखी है एनएलटीके डॉट पंक्ट। ये जो पंक्ट है ये हमारी फाइल है जिसके बिना टोकनाइजेशन नहीं हो सकती है। बेसिकली हम इसको ऐसे रेफर कर सकते हैं कि ये जो वर्ड टोकनाइज है ये हमारा टूल है और ये जो हमारा पंक्ट है ये हमारे रूल्स हैं फाइल के, कि मतलब ये इसके साथ हमें इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी, डाउनलोड करनी ही पड़ेगी। इसी को रेफर करके जो है हम अपनी टोकनाइजेशन जो है वो कर पाएंगे। तो पंक्ट जो है वो टोकनाइजेशन के लिए यूज होता है और इस फाइल को रेफर करके ही जो हमारा कोड है वो टोकनाइज कर पाएगा, एनएलटीके टोकनाइज कर पाएगा। ठीक है, तो एनएलटीके से हमें ये पंक्ट डाउनलोड करना है, इसलिए हमें एनएलटीके जो है वो भी इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम ये करने वाले हैं कि हम अब x2 बनाएंगे एक एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, जैसे हमने ऊपर बनाया था वही सेम चीज करने वाले हैं हम। x2 में हमने एक लिस्ट बनाई, एम्प्टी x2 लिस्ट, और हमने फ्रेज को रेफर किया। अब हमारे पास एक x जो है वो क्लीन वाली हमारे पास आ चुकी है, एक लिस्ट जिसमें एक फर्स्ट क्लीनिंग हमारी हो चुकी है जो कि लोअर केस में कन्वर्जन। तो लोअर केस में जो हमारा कन्वर्जन हो चुका है अब हम उसको टोकनाइज करने वाले हैं। तो टोकनाइज जब हम करेंगे तो हम फ्रेज को एक्स में रेफर कर रहे हैं। एक बार देखते हैं कि ये कैसे होगा। समझ लीजिए हमारे एक्स में है दो, अभी हम दो सेंटेंस लेते हैं। आई एम अ गर्ल, शी एट एन एप्पल। ठीक है, ये हमारे दो सेंटेंसेस हैं और ये हमारा एक्स है। अब मैं x2 बना रही हूँ जिसमें मैं टोकनाइजेशन वाला जो डेटा है वो स्टोर करने वाली हूँ। तो जो हमारा x, हमने ये जो लूप लिखा है फर्स्ट वाला फॉर फ्रेज इन x, इसमें हम एक फ्रेज नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो कि x पर आइटरेट करेगा और एक एक वैल्यू को रेफर करते हुए चलेगा। ठीक है, जब तक x का हमारा पूरे फ्रेजेस खत्म नहीं हो जाते तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया li। ठीक है, li इज इक्वल्स टू वर्ड टोकनाइज फ्रेज। तो ये जो हमने वर्ड टोकनाइज इंपोर्ट किया था इसमें हमने सिंपली अपना फ्रेज डालना है। इस वाले फ्रेज को उठा के
हमने वर्ड टोकनाइज के अंदर डाला, तो ये टोकनाइज करके मुझे पूरे ये टोकन्स दे देगा। आई एम अ गर्ल, ये मेरे टोकन्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो अब ये जो मेरे टोकन्स में डिवाइड हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर से मेरा लूप चलेगा और फिर वो इसको रेफर करेगा और फिर से टोकन्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारे सारे फ्रेजेस चलते रहेंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें नोट करनी है, वो है कि जैसे हम टोकनाइजेशन चला देंगे ना, हमारी जो लिस्ट है ना, ये नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी। नेस्टेड लिस्ट कैसे बन जाएगी, जरा एक बार देखते हैं। टोकनाइजेशन के बाद जब मैंने वर्ड टोकनाइजेशन चला दी, तो जो भी हमारी लिस्ट नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, तो एक लिस्ट में हमारे एक के होंगे टोकन्स। तो आई हमारा एक टोकन है, एम एक टोकन है, अ एक टोकन है, गर्ल एक टोकन है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट फ्रेज के टोकन्स थे और ये होगी हमारी लिस्ट क्लोज। नेक्स्ट हमारी लिस्ट बनेगी आई एट एन एप्पल, या फिर शी एट एन एप्पल था हमारा, शी एट एन एप्पल। ठीक है, और ये हमारी लिस्ट होगी क्लोज। तो ये ऐसे हमारी लिस्ट बन के आएगी, तो हमारी नेस्टेड लिस्ट हो जाएगी। तो बेसिकली जितने हमारे फ्रेजेस हैं उतनी हमारी नेस्टेड अंदर लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, और हर एक नेस्टेड लिस्ट के अंदर हमारे उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे जितने हमारे टोकन है, यानी जितने नंबर ऑफ हमारे वर्ड्स है, क्योंकि हमने वर्ड टोकनाइजेशन लगाई है। तो जैसे आई एम अ गर्ल में 4 वर्ड्स हैं, तो 4 टोकन्स बन जाएंगे हमारी एक नेस्टेड लिस्ट में, और ये फर्स्ट फ्रेज को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने टोकनाइजेशन लगा दी है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप से पहले एक बार रन करके देखते हैं कि अब हमारा कोड कैसा दिख रहा है। को रन करते हैं, तो जब हमने रन किया तो हमारा डेटा कैसा दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी, है ना। तो ये हमारी नेस्टेड लिस्ट बन गई है। डैट सर्व एज वॉट एवर टेरर, ये हमारे वर्ड्स बन गए हैं। ठीक है, इसको भी जरा हम 4 में ही चला देते हैं, सिर्फ शुरू के 4 हम चला देते हैं इसमें भी, ताकि इजी रहे समझने। जैसे कि हम पढ़ रहे थे ना, अ सीरीज ऑफ एस्केपेड्स, तो इसमें अ जो है हमारा वो एक अलग टोकन बन गया, उसके आगे कॉमा आ गया, सीरीज हमारा एक अलग वर्ड टोकन बन गया। ऐसे ऐसे जब तक हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, जैसे हमारा सेंटेंस पूरा हुआ तो हमारी एक ये नेस्टेड लिस्ट खत्म हो गई, यानी कि ये एक फ्रेज खत्म हो गई। ये एक फ्रेज के सारे टोकन्स थे, फिर हमारे नेक्स्ट फ्रेज के टोकन शुरू होते हैं और उतने नंबर ऑफ टोकन्स बनेंगे जितने उसमें वर्ड्स हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल देख लिया कि कैसे हमारे टोकनाइजेशन होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम पंक्चुएशन रिमूव करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम एम्प्टी लिस्ट अपनी एक डिक्लेयर करें, जिसमें हम अपने पंक्चुएशन, जो हमारा नेक्स्ट क्लीन सेट ऑफ डेटा आने वाला है, वो लेंगे। तो हम अपनी स्टेज 3 पे आ चुके हैं, पंक्चुएशन रिमूव करना है हमें। तो इसमें कैसे आइट्रेशन होगी, क्योंकि अभी हम देख चुके हैं कि लास्ट वाला जो हमारा x2 बन के आया है वो हमारा नेस्टेड लूप बन के आया है। तो उसमें कैसे है, नेस्टेड लिस्ट बन के आया है, सॉरी। तो जैसे कि ये हमारी पूरी लिस्ट है और इसमें हमारे ये टोकनाइज्ड वाली फ्रेजेस पड़े हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रेज 1 हो गया, फ्रेज 2 हो गया, ऐसे 1560 वाली जो हमारी एंट्रीज है, जितनी भी थाउजेंड्स में एंट्रीज है वो है, उतनी हमारी नेस्टेड लिस्ट पड़ी है और इनके अंदर वर्ड टोकन्स पड़े हैं, समझ लीजिए W1 W2 W3। तो ऐसी सी हमारी कुछ लिस्ट दिख रही होगी। ठीक है, तो अब हम इस लूप को कैसे चलाएंगे, जब हम लिखते हैं फॉर li इन x2, तो हमारा li जो है वो किसको रेफर करेगा, x2 में इस लिस्ट को रेफर करेगा। ठीक है, एंड देन जब हम लिखते हैं फॉर w इन li, तो हमारा li अगर ये है W1 W2 W3, तो जब हम W बोलेंगे फॉर W इन li, तो हमारा W जो है वो किसको रेफर करेगा, वो इसको रेफर करेगा, फर्स्ट वर्ड को। तो इस हिसाब से हम रेफरेंस लेते जाएंगे और आइट्रेशन करते जाएंगे। W बढ़ेगा तो इसको फिर रेफर करेगा, फिर इसको रेफर करेगा। जब हमारा ये लूप एंड हो जाएगा, फिर li इंक्रीज होके नेक्स्ट लिस्ट को रेफर करने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारी लूपिंग होने वाली है। आई होप आपको लूपिंग समझ आ गई हो। अब हम देखते हैं कि हम इसमें कैसे पंक्चुएशन रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पे आरी जो है ये हमने इंपोर्ट किया। आरी यानी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन या फिर रेगेक्स भी बोलते हैं हम इसको। इससे हम बस सिंपली पंक्चुएशन रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा पंक्चुएशन रिमूव करने का ही एक सिंबल है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, तो li इन x2 जब हम बोलते हैं तो हमने इस लिस्ट को रेफर कर दिया, फिर हमने एक क्लीन वाली लिस्ट बना दी कि अब हम ऐसी क्लीन लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम क्लीन वाले ये w's जो है वो डालेंगे।
और क्लीन डब्ल्यूज कैसे डालेंगे, हम कैसे करेंगे, आर ई एस इज इक्वल्स टू आर ई डॉट सब आर, और फिर हमने एम्प्टी स्ट्रिंग डाली है और हमने डाला डब्ल्यू। तो मतलब इसका मतलब ये जो ये तीन पैरामीटर्स ले रहा है, सब का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट, सबका मतलब है सब्स्टिट्यूट। और ये हमने एक्सप्रेशन दी है कि ये पंक्चुएशन अगर है तो उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो, और किस में करना है हमें, ये डब्ल्यू में करना है। जो हमारे ये वर्ड्स आ रहे हैं ना, इनमें चेक करो क्या ये पंक्चुएशन है, अगर है तो इनको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो अगर ये हमारे एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं बनता है, ये हमारा जो रिजल्ट है, जो हम रिजल्ट जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं इन वर्ड्स को, ठीक है, अगर ये हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग बन के नहीं आता है तो इसको क्लीन में स्टोर कर दो। ठीक है, तो जैसे समझ लीजिए W1 जो है वो हमारा जो है पंक्चुएशन होता है, अगर ये हमारा पंक्चुएशन है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग से। और अगर ये एम्प्टी स्ट्रिंग नॉट है बट ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो फिर हम इसको क्लीन में अपेंड नहीं करेंगे। फिर हमने W2 के लिए चेक किया और हमने देखा कि ये पंक्चुएशन नहीं है। ठीक है, तो हम इसको, हमने देखा कि क्या ये W2 जो है, यानी कि जो रिजल्ट में हम स्टोर कर रहे हैं, ये नहीं है ना, ये क्या कहते हैं, ये एम्प्टी तो नहीं है। तो हमने कहा नहीं है, तो हमने इसको क्लीन में अपेंड कर दिया। तो इस तरीके से हमारी जो है क्लीन वाली लिस्ट बनती जाएगी। W1 W2 चेक करता जाएगा, और अगर वो पंक्चुएशन है तो उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस करेगा, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करेगा और इसको क्लीन में अपेंड कर देगा। क्लीन में अपेंड जब हमारा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको, ये वाली लूप हमारी एंड हो जाएगी जब हमारी, ठीक है, हमारे सारे वर्ड्स जो हैं वो एक बार आइटरेट हो चुके होंगे, हमारी ये क्लीन वाली लिस्ट जो होगी वो तैयार हो गई होगी। फिर हम इसको x3 में अपेंड कर देंगे, तो हमारी ये क्लीन वन आ जाएगी, यानी फ्रेज क्लीन वन, सारे वर्ड टोकन जिनमें पंक्चुएशन नहीं है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरीके से हम आइटरेट करते करते क्लीन टू क्लीन थ्री जितने हमारे फ्रेजेस हैं वहां तक जाएंगे। और इनके अंदर जो वर्ड्स वाली आइटरेशन है वो इतनी जगह हो रही है, और पूरी लिस्ट वाली आइटरेशन इतनी जगह हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा रेगेक्स। तो रेगेक्स कुछ नहीं है, बस ये रेगुलर एक्सप्रेशन को रेफर करता है, ये हमारा पंक्चुएशन का रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो इसको एक बार हम रन करके भी देख लेते हैं कि कैसा रन करके हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो इरेज कर देते हैं और रन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं। तो रन करने पे हमारा ये रन हो गया, और इसमें हमारे x3 जो है वो अपेंड में आ गए हैं। एक बार x3 को रन करके देखते हैं कि हमारे रिजल्ट में कुछ फर्क आया। तो हमारे पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो हट गए, आपको कॉमा और फुल स्टॉप ये सब दिखेगा, ये सब नहीं हटाता वो। एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क्स, यूआर वाले टैग्स, वो सब हटा देता है हमारा ये रेगेक्स। ठीक है, क्योंकि कॉमा और पंक्चुएशन का फिर भी थोड़ा सा सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स क्या होता है हमारा, स्टॉप वर्ड्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्टॉप वर्ड्स जो हमारे अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं उनको हमें रिमूव करना होता है। तो अब हम इसमें कैसे कोड लिखते हैं, फ्रॉम NLTK डॉट कॉर्पस। NLTK हमारा क्या होता है, नेचुरल लाइब्रेरी टूल किट, जहाँ से हम सब कुछ इम्पोर्ट करते हैं। NLTK के बारे में हम बात कर चुके हैं, उसमें से हम स्टॉप वर्ड्स इम्पोर्ट करेंगे। अब हमारा स्टॉप वर्ड्स क्या होता है, स्टॉप वर्ड्स होते हैं हमारे जो अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं हमें रिमूव करने हैं, और उसके बाद हम इसमें से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं स्टॉप वर्ड्स। NLTK डॉट डाउनलोड स्टॉप वर्ड्स, ये हमारी फाइल है जिसमें हमारे स्टॉप वर्ड्स जो होंगे वो स्टोर होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कॉर्पस क्या होता है। कॉर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूरी है इसको समझिए। कॉर्पस होता है हमारा मशीन रीडेबल टेक्स्ट, जो हमारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए बहुत यूजफुल रहता है। तो मतलब हमारा जो टेक्स्ट है, समझ लीजिए हमारा जो टेक्स्ट है उसमें से हम स्टॉप वर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारा टेक्स्ट है, इज, एम, आर। हमारा मशीन कैसे पता लगाएगा कि ये जो इज है ये स्टॉप वर्ड है, ये हमारा मशीन पता है कैसे पता लगाएगा, उसके पास एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स होगी जहाँ पे स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट बनी होगी, और ये जो होता है ये हमारी कॉर्पस लाइब्रेरी में होता है। ठीक है, जो कि मशीन रीडेबल वाला टेक्स्ट होता है। उसका इसका अपना कोई कोड होगा जिसको वो आइडेंटिफाई करेगा और बोलेगा जी हाँ ये स्टॉप वर्ड है, इसको हटाना है। ठीक है, ऐसे होता है हमारा कॉर्पस में, जो कि मशीन रीडेबल वाला होता है, और इसी को हम रेफर करते हैं अपने टेक्स्ट में, और उसमें चेंजेस लाते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं। तो कॉर्पस जो होता है वो मशीन रीडेबल टेक्स्ट होता है बेसिकली, जिससे हम रिलेट करते हैं अपने टेक्स्ट से। तो हमने स्टॉप वर्ड्स को यहाँ पे डाउनलोड किया, अपनी जो फाइल जहाँ पे लिस्ट होगी स्टॉप वर्ड्स की। ठीक है,
एंड देन हमने बेसिकली फिर हमने कैसे करते हैं, कोड देखते हैं इसका क्या कर रहे हैं हम। कोड में हम कुछ नहीं कर रहे, बहुत ही सिंपल कोड है। कोड में हम x4 अपने लिए अपनी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। और हम ये नेस्टेड वाला तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि कैसे लिस्ट क्या किसको रेफर करेगा, w लिस्ट के अंदर वाले वर्ड्स को रेफर करेगा। और फिर हम कहते हैं कि अगर w जो है वो स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स में नहीं है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स हम कॉल कर रहे हैं। हमने इसमें डिफाइन किया कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में अगर w जो है वो स्टॉप वर्ड्स वाली लिस्ट में नहीं है, ठीक है, जैसे इज है यहाँ पे, ये हमारी स्टॉप वर्ड्स वाली लिस्ट है, स्टॉप वर्ड्स लिस्ट। तो अगर w जो है वो मेरा एप्पल है, मतलब वो इस वाली लिस्ट में बिलोंग नहीं करता है, तो क्लीन में इसको अपेंड कर दो, क्लीन में हम w को डाल देंगे। और यही w अगर इज होता और उसने मैच कर दिया कि जी हाँ ये तो स्टॉप वर्ड वाली लिस्ट में है, तो हम क्लीन में उसको अपेंड नहीं करते। अगर वो स्टॉप वर्ड वाली लिस्ट में नहीं है तो फिर हम इसको क्लीन में अपेंड कर देंगे। और फिर वैसे ही हम जो नॉर्मल कर रहे थे कि x4 में हम क्लीन को फिर से अपेंड कर देंगे, क्लीन 1 क्लीन 2 ऐसे बनता रहेगा। तो ये हमारी 4th स्टेज क्लीनिंग हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अपने स्टेमिंग के बारे में। अब हम ये सारा डिस्कशन तो कर ही चुके हैं बेसिक वाला कि स्टेमिंग होता क्या है, इसको अब कोड में देख लेते हैं। तो NLTK डॉट स्टेम पोर्टर, स्टेम पोर्टर हमने क्या मतलब है यहाँ पे कि हम पोर्टर स्टेमर जो है यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले। अब स्टेमर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लैंकास्टर स्टेमर और भी बहुत तरीके के, लेकिन हम यहाँ पे पोर्टर स्टेमर ही यूज करते हैं। पोर्टर स्टेमर इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेमर्स। अब हम स्टेमर स्विच ही क्यों करते हैं, स्विच इसलिए करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है ना वो पोर्टर स्टेमर संभाल नहीं पा रहा होता है, या फिर कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स बना रहा होता है जो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द रेंज जा रहे हैं, बहुत ही मीनिंगलेस हो रहे हैं, तो इसलिए हम स्टेमर्स को स्विच कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा बेस्ट होता है ना वो हमारा पोर्टर स्टेमर ही होता है, ठीक है। तो पोर्टर स्टेमर हमारा बेस्ट स्टेमर होता है। फिर हम उसमें से x5 अब हम अपनी नई लिस्ट बनाएंगे जो हमारी 5th स्टेज वाली प्रोसेसिंग है। फिर से हम वही वाला सेम करें, LIN x4 क्लीन बनाएंगे। और यहाँ पे हम स्टेमर का हमने जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, पोर्टर स्टेमर का हमें पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी हम जो है स्टेम वाला फंक्शन कॉल कर पाएंगे। तो स्टेमर डॉट स्टेम वर्ड, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे कि स्टेमर हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे हम स्टेम वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं। और पैरामीटर में हम क्या पास कर रहे हैं, जो हमारी लिस्ट का w है, ये वाली हमारी जो लिस्ट बनी हुई है x4 है ये हमारी, है ना। तो अब हम x4 में जो हमारा ये w है, फर्स्ट वर्ड समझ लीजिए, ये हम पास कर रहे हैं। अब ये अपनी रूट फॉर्म में कन्वर्ट होके आएगा, स्टेम वर्ड बन के आएगा। और फिर हम इसको कहाँ अपेंड कर देंगे, अपनी क्लीन वाली लिस्ट में अपेंड कर देंगे। समझ लीजिए हमारी क्लीन 1 बनेगी, इसमें हम स्टेम्ड वर्ड को अपेंड कर देंगे। और ऐसे ऐसे हमारे W2S स्टेम्ड वर्ड्स जो है वो क्लीन में आते रहेंगे। और फिर हम इसको नेक्स्ट x5 में अपेंड करेंगे, क्लीन 1 क्लीन 2, इस तरीके से हम अपेंड करते रहेंगे। तो ये हमारी स्टेमिंग हो रही है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, लेमेटाइजेशन। हम डिस्कशन कर चुके हैं लेमेटाइजेशन क्यों जरूरी है। इस कोड को भी एक बार रन करके देख लेते हैं स्टेमिंग वाले को। तो यहाँ पे जब हम रन करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा रन हो गया। तो इसको देख लेते हैं एक बार। सीरीज का जो है वो हमारा सीरी हो गया, देख सकते हैं आप। एस्कापेडेशन जो हम देख रहे थे वो एस्कापेड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन को डेमोन्स्ट्रा कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके हमारे चेंजेस लाए हैं, कुछ कुछ मीनिंगलेस भी बने बट अपने रूट वर्ड्स में आ गए ये बेसिकली, ठीक है। फिर उसी के बाद हम इन वर्ड्स को थोड़ा और मीनिंगफुल बना सके, हम बनाएंगे अब लेमेटाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, लेमेटाइजेशन। तो ये हमारा 6th स्टेज है, लेमेटाइजेशन। तो लेमेटाइजेशन के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, NLTK जो हमारी नेचुरल लाइब्रेरी टूल किट है उसमें से हम अब बेसिकली जो लेमेटाइजेशन होती है वो मेरी स्टेमिंग टाइप की है। तो हम स्टेम वाली लाइब्रेरी थी इसको इंपोर्ट करते हैं। हम इसमें से क्या इंपोर्ट करें, वर्ड नेट इंपोर्ट करें। क्या इंपोर्ट करें, वर्ड नेट। अब जो मैंने बताया था कि हम एक डिक्शनरी को रेफर करके बेसिकली, है ना, अपने जो है वर्ड्स को रूट वर्ड्स में लाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका मीनिंग कम से कम लूज हो। तो वो जो डिक्शनरी का नाम होता है वो हमारा वर्ड नेट होता है। ये भी कॉर्पस वाले उसमें स्टोर टाइप होता है वर्ड नेट। ये भी हमारी पूरी डिक्शनरी होता है, ठीक है। इसमें हमारे पूरे वर्ड्स जो होते हैं, मशीन रीडेबल डिक्शनरी है बेसिकली, जहाँ से हम अपने टेक्सचुअल डेटा को रेफर करेंगे। उससे हम वर्डनेट लेमेटाइजर को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट वर्डनेट लेमेटाइजर, ये हमारा टूल हो गया जो लेमेटाइज करेगा। वर्डनेट हमारी डिक्शनरी होगी जिससे वो रेफर करके लेमेटाइज करेगा,
ठीक है, फिर हम लेम इज इक्वल्स टू वर्डनेट लेमेटाइजर अपनी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने अपनी ऑब्जेक्ट बनाई जैसे हमने स्टेमर की बनाई थी। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी ये 6 स्टेज है, तुम्हारी 6th वाली नई लिस्ट बनी, और फिर हम वही वाली अपनी नेस्टेड कोडिंग कर नेस्टेड लूपिंग करेंगे। ठीक है, और फिर ये आता है हमारा इंपॉर्टेंट वाला जो कोड हम यहाँ पे कर रहे हैं लेमेटाइज वाला। तो यहीं पे हम W को रेफर करेंगे फिर से। ठीक है, जो हम लिस्ट है हमारी उसके अंदर हमने W1 W2, इसमें हम W को रेफर करेंगे और इस पे हम लेमेटाइज करेंगे। तो लेम डॉट लेमेटाइज जो है वो हमारा फंक्शन है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा फंक्शन हो गया, पैरामीटर हमारा W हो गया यानी वर्ड्स हो गया जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और जो ये लेमेटाइज होके हमारा W बाहर आएगा, ये हमारा W बाहर आएगा ना लेमेटाइज होके, ये W जो हमारा बाहर आएगा इसको हम क्लीन में अपेंड कर देंगे, क्लीन डॉट अपेंड W। ठीक है, तो इसको जरा हम अच्छे से देख लेते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्लीन डॉट अपेंड W। अब क्लीन डॉट अपेंड जब हम W कर देंगे, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लीन डॉट अपेंड W, फिर यही क्लीन लिस्ट को हम X6 में भी अपेंड करेंगे। ठीक है, तो और इसको एक बार आउटपुट देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो हमारे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो हमारी ये जो प्री प्रोसेसिंग है ये हमारी बेसिक टाइप की प्री प्रोसेसिंग है। ये ट्राई करते हैं कि मीनिंग ला सके, बट बहुत बार होता है कि हम मीनिंग नहीं ला पाते। तो हम इसमें तो हमारे ये जो डेटा की प्री प्रोसेसिंग थी ये ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ प्री प्रोसेसिंग था। इसके बाद भी हम बहुत सारे प्री प्रोसेसिंग वाले स्टेप्स लगाते हैं, वेक्टराइजेशन करते हैं, ताकि हम डेटा में से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सके। तो आई होप आपको ये थोड़े बहुत स्टेप्स समझ आए होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच और वो पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग और एंटिटी रिकॉग्निशन हम करेंगे डिस्कशन बाद में, लेकिन ये जो 6 स्टेप्स थे इसको हमने कोड में इम्प्लीमेंट किया। आई होप आपको समझ आया होगा, टॉपिक को थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी और हमने कैसे प्री प्रोसेसिंग करी वो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, कीप वॉचिंग पेट कोडिंग।